स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एडमेरिट बाय सोनू सर में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 से एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है मापन, यानी कि भौतिकी की पहली पार्ट है जिसका नाम है मापन। मापन जानने से पहले विज्ञान का छोटा सा परिचय जान लेते हैं। चूंकि कहा जाता है कि आधुनिक युग ही विज्ञान का युग है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, ऐसे कई साधन हैं जो विज्ञान की देन है। अगर विज्ञान नहीं होता तो आज हम इन सारी चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देखते। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जो क्रियाकलाप है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विज्ञान से प्रेरित नहीं हुआ है। विज्ञान जो है अंग्रेजी शब्द साइंस का रूपांतरण है, जो लैटिन शब्द सिंटिया, SCI, लैटिन शब्द सिंटिया से मिलकर बना हुआ है। और सिंटिया का शाब्दिक अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, यानी कि कहा जा सकता है कि जानना। सिंटिया जो है लैटिन वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करने, यानी कि जानना। और हम इस तथ्य को जानने के लिए काफी अधिक उत्सुक रहते हैं कि दिन और रात लगातार क्रमबद्ध तरीके से होते रहते हैं। इसके अलावा मौसम में परिवर्तन होता रहता है, समुद्र में ज्वार और भाटा का उत्पन्न होना, ये सभी चीजों की जानकारी, कभी भूकंप का आ जाना तो कभी आकाश में इंद्रधनुष का छा जाना, इन सारे चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम काफी अधिक उत्सुक रहते हैं और इन्हीं सभी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश में जो खगोलीय पिंड होते हैं, उसमें विभिन्न प्रतिरूपों को आप देखे होते हैं कि सजा हुआ है, यानी कि सजे हुए दिखते हैं। और कभी कभी सूर्य ग्रहण तो कभी कभी चंद्र ग्रहण, इन सभी घटनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए काफी अधिक उत्सुक रहते हैं। आइए आज हम जानते हैं विज्ञान है क्या। तो जितने सारी घटनाओं की मैंने चर्चा किया या इसके अलावे जो कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, अर्थात जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं यानी जानने की कोशिश करते हैं, वही क्या है? विज्ञान है। किसी भी चीज के बारे में हम विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, है ना। अर्थात साधारण तरीके से आपसे कोई पूछे कि विज्ञान क्या है, तो कहेंगे विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। विशिष्ट किसी भी बारे में जानकारी प्राप्त करना गहराई से और स्टेप बाय स्टेप, वो सबके सब क्या है? विज्ञान है। और विज्ञान को हम लोग दो वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं। पूछा जाए कि साइंस को कितने वर्गों में बांटा गया, तो साधारण तरीके से आप कहेंगे कि विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग कौन सा है जी? फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। दूसरा क्या हो गया? बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, अब देखिए कि जानकारी प्राप्त करना, अब हम पृथ्वी तल पे अनेक चीजों को देखते हैं, प्राकृतिक में घटने वाली अनेक घटनाएं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इंद्रधनुष का बनना, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ जीव देखते हैं अलग अलग तरीके के, वो जीवित है तो कैसे भोजन कैसे करते हैं, पोषण कैसे होता है, उनमें रोग होता है या नहीं, रोग होता है तो उसका निदान कैसे किया जाता है, इन सारे चीजों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि निर्जीव हुआ और दूसरे तरफ क्या हो गया? सजीव हो गया। तो कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। पूछा जाए भौतिक विज्ञान क्या है, तो कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो सबके सब क्या कहलाते हैं? भौतिक विज्ञान कहलाते हैं। बायोलॉजिकल साइंस यानी कि हम कहेंगे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। इसको भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया, यानी इसको दो वर्गों में बांटे। पहला को हम बोल दिए भौतिकी, यानी कि फिजिक्स, और दूसरे को बोल दिए हम रसायन शास्त्र, यानी रसायन विज्ञान भी आप कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं केमिस्ट्री। अब पूछूं मैं कि भौतिकी क्या है, तो भौतिकी किसकी शाखा है? तो भौतिक विज्ञान की शाखा है। अर्थात कहा जाएगा कि भौतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाले जो भी घटनाएं हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाएं, प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। रसायन शास्त्र जो है ये भी भौतिक विज्ञान की ही एक शाखा है,
तो कहेंगे कि रसायन शास्त्र क्या है, तो आप कहेंगे कि रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, बनावट, संरचना और प्रतिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, बनावट, संरचना और प्रतिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। मार्कर बना कैसे है, इसकी शेप, रंग, रूप के बारे में बात करें तो भौतिकी बता ही सकता है, लेकिन ये बना क्या चीज से है, रंग की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और चलता कैसे है, ठीक है, प्रतिक्रिया किन किन चीजों को मिलाकर के बना, कितना टेम्परेचर दिए, इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करना हो तो हम रसायन शास्त्र का उपयोग करते हैं। अर्थात रसायन शास्त्र क्या बताता है, पदार्थ के गुण, बनावट, संरचना और प्रतिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कराता है। दूसरी तरफ आते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था कि जीव विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सजीव तो हम अनेक प्रकार के देखते हैं, जैसे कहा जाता है कि उबलते हुए पानी में भी जीव पाए जाते हैं और जमे हुए बर्फ में भी जीव पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जो हाथी जैसे जानवर को अपने चंगुल में दबा करके उड़ जाने की क्षमता रखते हैं। तो इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए हम साधारण तरीके से दो वर्गों में इसे वर्गीकृत कर लेते हैं। एक को बोलेंगे वनस्पति विज्ञान और दूसरे को बोलेंगे प्राणी विज्ञान। यानी कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, तो दो वर्गों में बांटा गया। एक को बोलेंगे बोटनी और एक को बोलेंगे जूलॉजी। यानी कि इसको बोलेंगे वनस्पति विज्ञान और इसको बोलेंगे प्राणी या जंतु विज्ञान। तो पूछा जाए वनस्पति विज्ञान क्या है, तो कहेंगे जीव विज्ञान कि वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान कहलाता है। दूसरा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो आपका जूलॉजी हुआ, और इसे हम प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। ये रहा छोटा सा परिचय। आगे आपके चैप्टर यानी कि क्लास 9th में जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट में छोटा सा परिचय दिया था, छोटा सा परिचय आपको बता दिए। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे कि भौतिकी जो है यह विज्ञान या अन्य शाखाओं से कैसे संबंधित है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देती है। कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञान की अन्य शाखाओं के विकास में भौतिकी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कहा जाए कि रसायन शास्त्र के संबंध में भी रहा, प्राणी विज्ञान के संबंध में भी रहा, खगोल शास्त्र के संबंध में रहा, गणित के बारे में तो कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इसके बाद समाज से संबंधित रहा, यानी कि अगर भौतिकी नहीं होता तो इन सभी चीजों को अधूरा कहा जाता है। यानी कि ऐसे पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते, इतना हम जानते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है। अर्थात मूल रूप से देखेंगे कि भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध है, प्राणी विज्ञान से संबंध है, खगोल शास्त्र से संबंध है, गणित से संबंध है और हमारे समाज से संबंध है। अगर सोचिए भौतिकी नहीं होता तो क्या हम फोन यूज करते हैं, भौतिकी नहीं होता तो क्या हम अलग अलग प्रकार की गाड़ी यूज करते, भौतिकी नहीं होता तो क्या हम इंटरनेट यूज करते, नहीं करते हैं। टेप रिकॉर्डर, प्लेयर इत्यादि अनेक प्रकार की जो युक्तियां यूज करते हैं, चाहे वो कूलर, एसी, पंखा, बल्ब इत्यादि चीजों की बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो क्या भौतिकी नहीं होता तो इन सभी चीजों का निर्माण होता, तो हम कह देते हैं बिल्कुल नहीं। अर्थात प्रभुत्व कायम रखता है ये कौन, भौतिकी। तो इन सभी चीजों की जानकारी किसके माध्यम से मिलती है, तो भौतिकी के माध्यम से मिलती है। अर्थात भौतिकी जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण है और सभी से संबंधित है और सभी में अपना योगदान विशेष रूप से दिया हुआ है। खगोल शास्त्र की बात करें, अगर यह दूरबीन नहीं बनाया होता तो हम खगोल शास्त्र को इतना ज्यादा विकसित नहीं कर पाए होते, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है भौतिक राशि। आइए अगले टॉपिक की जानकारी प्राप्त करते हैं। भौतिक राशि साधारण तरीके से कहा जाए तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं। दूसरी भाषा में कहा जा सकता है कि ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है, यानी कि जिसका मापन हम कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, सबके सब क्या कहलाते हैं, भौतिक राशियां। कोई प्रश्न करे कि भौतिक राशियां क्या है, तो कहेंगे कि ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। जैसे कहा जा सकता है लंबाई, मापन हो सकता है ना, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, वेग, संवेग, है ना, वेग, संवेग, समय वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी का मापन किया जा सकता है। तो जिनका मापन किया जा सकता है सबके सब क्या है जी,
भौतिक राशि है ना। अगला टॉपिक है इसका प्रकार। तो एक होता है मूल राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। एक होता है मूल राशि, मूल या आधारी इसको कह सकते हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको कह सकते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो पूछा जाए कि मूल राशि क्या है, तो मैं बता दूं कि जिसे पूर्णता व्यक्त करने के लिए, यानी कि एक भौतिक राशि है तो कहेंगे कि ऐसी भौतिक राशियां जिसे पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है। तो जो पूर्णता स्वतंत्र होता है उसे मूल या आधारी राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें लंबाई मापना हो तो डायरेक्ट इसके मात्रक लेंगे और माप लेंगे। हमें ऊंचाई मापना हो डायरेक्ट मात्रक लेंगे, माप लेंगे। हमें समय मापना हो तो सेकंड के हिसाब से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इन सभी को क्या कहेंगे हम लोग, मूल यानी कि आधारी राशियां। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, तो कहेंगे कि ऐसा भौतिक राशि जिसे पूर्णता व्यक्त करने के लिए आधारी राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये पूर्णतः डिपेंडेंट किस पे होता है, तो मूल राशि पर यानी कि आधारी राशि पर। जैसे कहा जा सकता है कि अगर हमें क्षेत्रफल व्यक्त करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो मूल राशि है। अगर ये लंबाई और चौड़ाई यानी कि मूल राशि नहीं होता तो हम ये क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर पाते। अगर हमें आयतन ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना हो तो आयतन के लिए हम क्या कर लिखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि यदि लंबाई नहीं होता, चौड़ाई नहीं होता और ऊंचाई नहीं होता तो हम आयतन ज्ञात नहीं कर सकते थे। अर्थात ये स्वतंत्र नहीं है, ये आश्रित है किस पे, लंबाई पे है, चौड़ाई पे और ऊंचाई पे। ये स्वतंत्र नहीं है, ये लंबाई और चौड़ाई पे आश्रित है। और कहा जा सकता है कि अगर हमें चाल निकालना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी की मापन हम लोग मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर वगैरह कर सकते हैं, दूरी, और समय की जो मापन होता है वो सेकंड में कर सकते हैं। तो यहाँ चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ पे देखिए कि चाल को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमें पहले दूरी चाहिए और फिर हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तब जाकर के हम चाल ज्ञात कर पाएंगे। अर्थात चाल क्या हो गया, तो व्युत्पन्न राशि हो गया, और यहाँ पे समय क्या हो गया, तो आधारी या मूल राशि हो गया। दूरी क्या हो गया, तो आधारी या मूल राशि हो गया। अर्थात कहेंगे कि ऐसी भौतिक राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमें किसी दूसरे राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, पूर्णतः स्वतंत्र होता है, उसे हम आधारी यानी कि मूल राशि कहते हैं। और जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के पद में, अच्छा, मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जिन भौतिक राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है वो व्युत्पन्न राशि होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को जिसका नाम है मात्रक। पूछा जाए कि मात्रक क्या है, यूनिट, तो कहेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहा जाता है। ठीक है, अब दुकान में जाएंगे और कहेंगे कि हमें कपड़ा चाहिए तो आप मीटर में लेकर के आएंगे। आलू के दुकान में जाएंगे तो आप आलू कैसे खरीद के लाएंगे, तो किलोग्राम में खरीद के लाएंगे। दूध के दुकान में जाएंगे तो दूध लीटर में खरीद के लाएंगे। अर्थात इन सभी राशियों को मापने के लिए अलग अलग मात्रक बने हुए हैं इन मात्रक के पद में। अब ना कि यहां से छपड़ा जाना है तो पूछा जाए कितना दूरी तय किए, तो ये नहीं कहिएगा कि हमने 40 लीटर दूरी तय किया, आप कहिएगा 40 किलोमीटर, है ना। तो दूरी का मात्रक यहाँ पे क्या यूज हुआ, तो किलोमीटर। कपड़े दुकान में जाइएगा और कपड़ा खरीदिएगा तो ये नहीं कहिएगा कि हमें 4 लीटर शॉर्ट दे दीजिए, है ना, ये चाहे 4 लीटर शॉर्ट का कपड़ा दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप दूध के दुकान में जाइएगा और कहिएगा हमें 5 किलोमीटर दूध चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि प्रतीक की मेजरमेंट के लिए अलग अलग मात्रक बने हैं। तो कहा जा सकता है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहते हैं, ना। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है जी, तो लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है जी, तो किलोग्राम, है ना। समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड। ऐसे करके अलग अलग भौतिक राशियों के लिए अलग अलग मात्रक बने हुए हैं। अब इसमें आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं अपने सुविधा के लिए, सुविधा के अनुसार। ठीक है,
तो फिर से एक बार देख लेते हैं। आप स्पष्ट रूप से क्या कहेंगे कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहते हैं, है ना। मात्रक में भी देखा जाता है अलग अलग प्रकार के ये होते हैं। तो पूछा जाए मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप से जैसे आप मूल राशि और आधारी राशि एक ही आप कहे हुए थे, और दूसरा को क्या देखे थे, व्युत्पन्न राशि। तो ऐसे कह सकते हैं कि मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बट एक और इसमें तीसरा जुड़ जाता है जिसका नाम है सहायक मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा हो जाता है सहायक मात्रक। पूछा जाए मूल मात्रक क्या है, तो मूल राशि के बारे में तो आप जानते हैं कि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होता है। उसी तरह से ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है ना, मूल मात्रक कहलाता है। और मूल मात्रक को हम लोग आधारी मात्रक भी कहते हैं। ठीक है, मूल मात्रकों की संख्या, जैसे आप मूल राशियों की संख्या की बात किए थे कि 7 होता है, उसी तरह से मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होती है, तो 7 होती है। जैसे कहा जा सकता है कि लंबाई, द्रव्यमान, यानी लंबाई को आप कह सकते हैं लेंथ, द्रव्यमान को मास, समय को टाइम, इसके बाद ताप को कह सकते हैं टेम्परेचर। ठीक है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप के बाद आप लिख सकते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता के बाद आप लिखेंगे विद्युत धारा और पदार्थ का परिमाण, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं मोल। फिर से एक बार देख लेते हैं। पूछा जाए कि आधारी राशि कितने हैं, मूल राशि कितने हैं, तो 7 को आप कहेंगे। आधारी राशि 7 को कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और मोल, है ना। पदार्थ का परिमाण इसको कहेंगे, मोल नहीं कहेंगे, पदार्थ का परिमाण कहेंगे। और यहाँ पे इसका मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया, ताप क्या चीज मापा जाता है, तो एम्पियर में, सॉरी ताप क्या चीज मापा जाता है, हाँ, टेम्परेचर क्या चीज मापा जाता है, केल्विन में। टेम्परेचर क्या चीज मापा जाता है, हाँ केल्विन में। टेम्परेचर क्या चीज मापते हैं, तो केल्विन में। ज्योति तीव्रता कैंडेला में, विद्युत धारा एम्पियर में, और पदार्थ का परिमाण जो होता है वो क्या चीज में मापा जाता है, तो मोल में मापा जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज को कि मात्रक तो स्पष्ट हो गया। मात्रक को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिए, एक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा हो गया सहायक मात्रक। मूल मात्रक के बारे में मैंने चर्चा किया था कि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं पड़ती है। ये मूल मात्रक जो है कहाँ से, मूल राशि से लिए गए, और मूल राशियों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। तो मूल मात्रक भी कितने होंगे, 7। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और मोल का जो पदार्थ के परिमाण का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, इस तरह से इसको हम वर्गीकृत कर लिए। 7 को है, सातों की चर्चा कर लिया। अब यहाँ पे 2 नंबर पे है आपका व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो पूछा जाए व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो कहेंगे कि वे राशियां जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त किए जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि इसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है। इसे पूर्णतः व्यक्त स्वतंत्र रूप से हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात कहा जाता है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो कहेंगे कि वे राशियां जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, है ना। अर्थात कहते हैं कि वह राशियां जो मूल मात्रकों पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें क्षेत्रफल ही निकालना है, क्षेत्रफल ही निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए एंड ब्रेथ चाहिए, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई क्या चीज में मापते हैं, मीटर में। चौड़ाई क्या चीज में मापते हैं, तो मीटर में। मीटर गुने मीटर बराबर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमें चाल निकालना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी जो है क्या है, तो लंबाई का मात्रक, ठीक है, दूरी क्या है, लंबाई का, सॉरी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, कॉल आके गड़बड़ा दे रहा है,
चलिए यहां पे देखते हैं चाल का मात्रक। तो इतना तो आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां पे क्या लिख देंगे, दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो इतना जानते हैं कि दूरी का मात्रक, अभी जैसे दूरी का मतलब लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है ना। तो इसे क्या चीज में व्यक्त करते हैं, मीटर में, और समय को क्या चीज में, सेकंड में, अर्थात कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। अब पूछा जाए कि चाल का मात्रक क्या है, तो आप कह दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से तीसरा है जिसका नाम है सहायक मात्रक। सहायक मात्रक यानी कि, और तीसरा होता है सहायक मात्रक। सहायक मात्रक से पहले हम क्या बता दें आपको, सहायक राशि के बारे में। ठीक है, पूछा जाए कि सहायक राशि क्या है, तो आप कह देंगे कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करता है। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करता है उसे क्या कहते हैं, सहायक राशि कहते हैं। और सहायक राशि के मात्रक को सहायक मात्रक कहा जाता है। इसके अंतर्गत समतल कोण और घन कोण को लिया जाता है। समतल कोण और घन कोण के बारे में चर्चा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे देखें। आज के लिए इतना ही।